नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ समसामयिक घटनाओं से संबंधित जानकारियों को शामिल किया है। आगामी आने वाली समस्त परीक्षाओं में ये समस्त मुद्दे और जानकारियाँ प्रश्नोत्तर के रूप में आते रहते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ में। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिमी जगत से पुनः जुड़ने का एक प्रयास है। दूसरा, प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। तीसरा, ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों का बचाव करने के लिए चलाया गया। और चौथा, भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है 3, 4 और 2 सही हैं। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 सही हैं। सी है 1, 2, 3 और 4 सही हैं तथा डी नंबर का ऑप्शन है 2 और 4 सही हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरा और चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है, बिल्कुल करेक्ट है। और भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है। इसके अतिरिक्त समस्त जानकारी से संबंधित हम देख लेते हैं। भारत की लिंक वेस्ट जो पॉलिसी है ये पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का एक प्रयास है। प्रोजेक्ट मौसम के विषय में हम बात कर चुके हैं। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। ऑपरेशन राहत की अगर बात की जाए तो ये भारत द्वारा यमन से भारतीयों के बचाव के लिए चलाया गया एक अभियान था और भारत और पाकिस्तान दोनों ही संघाई सहयोग संगठन के सदस्य 2017 में बन चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको जो सही सुमेलित नहीं बताना है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, कलात्मक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022, फल एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 और ऑप्शन नंबर डी में है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। तो दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए। ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन सी है और चौथे नंबर पे ऑप्शन डी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो कि 2020 में है, यह सही सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त कलात्मक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो 2022 में, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 में तथा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 में मनाया गया था। अगर बाजरे के विषय में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 75वें सत्र में 2023 को भारत द्वारा एक प्रस्ताव के बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया और बाजरा के लिए भारत खुद को बाजरा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, इसलिए यह प्रस्ताव भारत ने लाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वें G20 शिखर सम्मेलन के विषय में सही नहीं है। तो कौन सी बात सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है था का आयोजन नई दिल्ली भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में है G20 देशों ने अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन AU को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। और ऑप्शन सी है वैश्विक जैव ईंधन संगठन यानी GBA ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का गठन किया जिसमें 9 आरंभिक सदस्य थे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है 18वें G20 शिखर सम्मेलन के विषय में आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। यानी 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजन हुआ था। इसमें अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया और साथ ही एक अलायंस बना था जिसका नाम था ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA। इसमें आरंभिक रूप से 9 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के किस उपक्रम के साथ में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क यानी GOI UNSDCF 2023 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको इस फ्रेमवर्क का नाम बताना है, किसके साथ में किया है हस्ताक्षर ये बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल और डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। भारत सरकार ने UNSDCF 2023 से 27 और 2030 एजेंडा से प्राप्त 4 रणनीतिक स्तंभों को लागू किया है जिसमें लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी पर बनाया गया एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के साथ में सहयोग के लिए एक MOU
साइन किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022-23 में भारत में कौन सा सबसे बड़ा निवेशक देश है? तो आपको बताना है 22-23 के दौरान कौन सा सबसे बड़ा निवेशक देश भारत में रहा है। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी सिंगापुर और डी ब्राजील। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। वित्त वर्ष 2022-23 में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश रहा है। इसके बाद मॉरिशस ने 6.1 अरब डॉलर का निवेश किया है और अमेरिका 6 अरब डॉलर के निवेश के साथ में भारत में शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस विशेष संगठन परिषद के लिए भारत को फिर से चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की किस परिषद के लिए 2024-25 के लिए चुना गया है, बताना है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, ऑप्शन नंबर बी UNDP, सी है यूनिसेफ और डी है UNAID। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार संस्था है। IMO की स्थापना 1948 में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी और 1958 में यह अस्तित्व में आया था। अगर IMO की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन पड़ता है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है और भारत ने 1959 में IMO में शामिल हुआ है। अगला देखते हैं, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका के विरुद्ध ईरान के युद्ध की घोषणा, बी हमास के विरुद्ध इजराइल के युद्ध की घोषणा, सी यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध की घोषणा और डी आर्मेनिया के विरुद्ध अजरबैजान के युद्ध की घोषणा। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हमास के विरुद्ध इजराइल के युद्ध की घोषणा का नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स रखा था। अरबी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिडेंट मूवमेंट, जिसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। वर्तमान में आतंकी संगठन के रूप में ये कार्यरत है और अपने आप को फिलिस्तीन का मसीहा भी मानता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में 2023 में शामिल भारतीय धरोहर स्थल हैं। तो 2023 में यूनेस्को में कौन कौन से स्थल शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए में पहला दिया है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल है, बी है होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में, सी है धोलावीरा गुजरात से और डी है रामप्पा मंदिर तेलंगाना से। सही कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और बी में दिया है सी और डी, सी में दिया है ए और सी और डी में दिया है बी और डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी यानी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल मंदिर समूह कर्नाटक। यूनेस्को के संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पूर्ण नाम है। वर्तमान में इसमें लगभग 195 सदस्य 8 सहयोगी देश शामिल हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो आंड्रे अजोले इसके वर्तमान के निदेशक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कोप का 28वें सम्मेलन के विषय में क्या सही नहीं है? तो कोप 28वें सम्मेलन के विषय में गलत कथन आपको खोजना है। ए दिया है कोप का 28वें सम्मेलन दुबई यानी संयुक्त राज्य अमीरात में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक संपन्न हुआ। बी है कोप 28 ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त व्यवस्थित एवं समतामूलक तरीके से दूर जाने और इसके महत्वपूर्ण दशक में कार्यवाही तीव्र करने का आह्वान किया है ताकि वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो प्राप्त किया जा सके। फॉसिल फ्यूल यानी कोयला तेल गैस का यूज धीरे धीरे खत्म करने पर सहमति बनी। सी है कोप 28 में की गई घोषणा का लक्ष्य 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। और डी है समझौते के तहत जलवायु संकट पैदा करने वाले अमीर देशों को मिलकर प्रभावित गरीब और मध्यम विकासशील देशों को जुर्माना देना होगा। तो इसके विषय में जो गलत कथन है वो गलत कथन है ऑप्शन नंबर ए कोप 28 का 28वां सम्मेलन दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक संपन्न हुआ, ये गलत है। यह संपन्न हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर के दौरान। तो 30 नवंबर 12 दिसंबर 2023 के दौरान कोप 28 का समापन हो गया था। और कोप 29 की अगर बात करें तो कोप 29 अजरबैजान में किया जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के द्वारा
3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक 2023 के विषय में सही नहीं है। तो संसद ने वर्तमान में 3 आपराधिक कानून विधेयक लाए थे और इन्हें संशोधित किए थे। तो वो 3 संशोधित आपराधिक कानून के विषय में गलत जो है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता लेगी। ऑप्शन बी में दिया है अब धोखाधड़ी में धारा 420 की जगह धारा 316, अवैध जमवाड़े की धारा 144 की जगह अब धारा 187, हत्या के मामले में धारा 302 की जगह धारा 101 का उपयोग होगा। सी में दिया है गुलामी की निशानी वाले शब्द हटाए गए और डी दिया है राजद्रोह कानून यानी 124 ए को और अधिक गंभीर करने का फैसला लिया गया है। तो विकल्पों के अनुसार सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और बी, ऑप्शन बी में दिया है केवल सी, ऑप्शन सी में दिया है बी और डी और ऑप्शन डी में दिया है केवल डी। तो इसमें आपको ये सर्च करना है कि इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत इसमें जो लाइन कौन सी लिखी है आपको खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजद्रोह कानून 124 ए को और अधिक गंभीर करने का फैसला लिया गया है। ये गलत कथन है। इसके अतिरिक्त इसमें जो भी कथन दिए हैं वो सही हैं और इसमें जो राजद्रोह कानून 124 ए को अधिक गंभीर बनाने का फैसला लिया गया है इसकी जगह हो जाएगा कि 124 ए अब समाप्त होगा और सेक्शन 150 में अब भी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले अलगाववादियों, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन 124 ए हट जाएगा, इसकी जगह अब उपयोग होगा 150। अगला प्रश्न देखते हैं। COP28 जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पत्र के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया और भारत ने शिखर सम्मेलन में आयोजित स्वास्थ्य दिवस में भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी है भारत के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में कूलिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों पर रोक लगाना देश के लिए व्यवहारिक यानी कि संभव नहीं है क्योंकि वैक्सीन, दवाओं आदि के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम की जरूरत होती है। सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और डी दिया है डिक्लेरेशन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और डी कार्बोनाइजेशन का आह्वान किया गया है। इसमें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पत्र के विषय में सत्य कथन जो नहीं है उसके विषय में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिक्लेरेशन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और डीकार्बोनाइजेशन का आह्वान किया गया है। इसमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह कथन गलत है, बाकी के सारे कथन सही हैं। इसमें सही हो जाएगा डिक्लेरेशन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और डीकार्बोनाइजेशन का आह्वान किया गया है, लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संगोल के विषय में सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन इसमें कथन दिए हैं। एक कथन में है संगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। बी है इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है और सी दिया है जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल ए और बी, ऑप्शन बी में दिया है ए, बी और सी, ऑप्शन सी में दिया है बी और सी और ऑप्शन डी में दिया है केवल ए। आपको सत्य कथन का परीक्षण करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी ये सभी सत्य, यानी सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड होता है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। यह चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी चोल साम्राज्य में संगोल का उपयोग किया जाता था सत्ता हस्तांतरण के समय पे। और सी में दिया जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल के विषय में सही है, तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल के विषय में क्या सही है। इसमें ऑप्शन पहला कथन दिया है ए में है भारत के चुनाव आयोग के मई 2023 के नवीनतम प्रकाशनों और उसके बाद की अधिसूचनाओं के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 55 राज्य पार्टियां
और 2,597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। बी में दिया है इंडिया में 26 दल और एनडीए में 38 दल शामिल हैं 2023 की स्थिति में। ऑप्शन सी में दिया है अप्रैल 2023 को आपका ईसीआई द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। नीचे दिए गए विकल्प के रूप में सही जो उत्तर है उसका चयन करना है। विकल्प ए में दिया है ए और बी सही है, बी में दिया है ए और सी सही है, सी में दिया है ए बी और सी सही है तथा डी में दिया है बी और सी सही है। तो दोस्तों इसमें सही की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी कथन सही है। तो कथन ए दिया है भारत के चुनाव आयोग ने मई 2023 के नवीनतम प्रकाशनों और उसके बाद की अधिसूचना के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 55 राज्य पार्टियां और 2,597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर बी कथन की बात करें तो इंडिया में 26 दल और एनडीए में 38 दल शामिल हैं। ये 2023 तक के विषय में बात कर रहे हैं। और सी कथन की बात करें तो अप्रैल 2023 को आप पार्टी का ईसीआई द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया था। यह बिल्कुल गलत कथन है, बल्कि अप्रैल 2023 को आप पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, यानी ये 6वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में सही कथन का चयन करें। ए, इसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। बी, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी, आर्टिकल 243 के 1 में पंचायत और आर्टिकल 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं का चयन करवाए जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और बी सही है, बी में दिया है ए और सी सही है, सी में ए बी सी सही है तथा डी में बी और सी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार ये तीनों ही कथन सही हैं। कथन ए में है इसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। बी, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 243 के 1 में पंचायतों और आर्टिकल 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं का निर्वाचन करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस यानी CMF के विषय में असत्य कथन का परीक्षण कीजिए। कथन दिया है ए, CMF दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है जिसकी स्थापना 2001 में की गई। इसका नेतृत्व अमेरिका करता है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बी, CMF का काम उस खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है जिसमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल हैं। सी, मई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात समुद्री संगठन यानी CMF से हट गया। और डी है, भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई 2+2 बैठक जो कि नवंबर 2023 में हुई थी, में फैसला लिया गया कि भारत CMF की पूर्ण सदस्यता लेगा। इसमें आपको असत्य कथन खोजना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है CMF दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह कथन इसमें गलत है। इसका सही उत्तर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन से हट गया था। ये बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय बहरीन में है, एक अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर है। लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के उद्देश्य से CMF का गठन किया गया था। तो इस आधार पर अगर देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और भारत अमेरिका के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के बीच हुई 2+2 बैठक जो कि नवंबर 2023 में हुई थी, इसमें फैसला लिया गया कि भारत भी अब CMF की पूर्ण सदस्यता लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के साथ भारत का संबंध के आलोक में सत्य कथन का परीक्षण करें। कथन दिया है ए, LAC वर्ष 1962 के बाद भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दूसरा कथन है बी, हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटनाएं वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखने को मिली थी। सी, बिना युद्ध जीत के संजू के दर्शन का उपयोग ने दोनों देशों के बीच भविष्य में संघर्ष की संभावना में वृद्धि की है। तो भारत चीन के संबंध में आपको इसमें सत्य कथन का परीक्षण करना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल बी और सी, ऑप्शन बी में दिया है ए, बी और सी सभी, ऑप्शन सी में दिया है केवल बी और डी और ऑप्शन डी में दिया है केवल ए और सी।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए, बी और सी तीनों कथन बिल्कुल। इन्हें दोबारा देख लेते हैं। एलएसी वर्ष 1962 के बाद भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और गंभीर घटनाओं के रूप में 2020 में गलवान घाटी के बीच के साथ में हुआ संघर्ष, चीन के साथ में हुआ संघर्ष, और 2022 में अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी में सैनिकों के बीच में हुआ जो संघर्ष देखने मिला था, ठीक है, और तनाव की स्थिति देखने मिली थी, ये गंभीर स्थिति थी। बिना युद्ध जीत के संजू के दर्शन के उपयोग ने दोनों देशों के बीच भविष्य के संघर्ष की संभावना की वृद्धि कर दी गई है। ये संजू का जो दर्शन है, इसमें होता है कि किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखा के, अपनी शक्ति दिखा के डराना, ताकि वो युद्ध से पीछे हट जाए और अपनी हार स्वतः मान ले। तो इस प्रकार की चीजें चीन के द्वारा की जा रही है, और इसके जवाब में भारतीय सेना भी अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। तो चीन संजू को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम उसका मुंह तोड़ लगातार जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब इजराइल युद्ध के विषय में असत्य कथन का परीक्षण करें। ए, पहला युद्ध 1948 से 49 में तब शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन के बाद इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसका विरोध करते हुए 5 अरब देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। बी है 1956 में 6 दिवसीय युद्ध स्वेज नहर और लाल सागर से गुजरने के लिए इजराइल नौवहन के अधिकारों को लेकर इजराइल और मिस्र के बीच विवाद हुआ। सी है 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमला किया। और डी है जॉर्डन नदी घाटी वाला पहाड़ी क्षेत्र गोलान हाइट्स 1967 तक चरम हमास संगठन का हिस्सा था। 1981 में इजराइल अपने कब्जे वाले हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि असत्य कथन है, बाकी के सारे कथन सही हैं। गोलान हाइट्स पश्चिम में ऊपरी जॉर्डन नदी घाटी की ओर देखने वाली पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र 1967 तक चरम दक्षिण पश्चिमी सीरिया का हिस्सा था, और 1981 में इजराइल ने गोलान को अपने कब्जे वाले हिस्से में कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय कर्ज और जीडीपी के विषय में सत्य कथन का चयन करें। कथन है ए, आईएमएफ ने हाल में चेताया था कि वित्त वर्ष 2027-28 तक देश का कुल कर्ज जीडीपी का 100% से ज़्यादा हो सकता है। बी, मार्च 2023 तक बाहरी कर्ज बढ़कर 624.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा है। सी, भारत में वर्तमान ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81.9% है, जो चीन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। चीन का ऋण चीन की जीडीपी का 73% है। तो सही विकल्प आपको इसमें से खोजना है। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, बी में है केवल बी, सी में है केवल ए और डी में है केवल सी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी सत्य हैं। आईएमएफ ने चेताया था कि वित्त वर्ष 2027-28 तक देश का कुल कर्ज जीडीपी का 100% से ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही मार्च 2023 तक जो देश का कर्ज है 624.7 अरब डॉलर से पहुंच चुका है। यह देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा हो चुका है। और भारत में वर्तमान ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81.9% है, लेकिन यह चीन के तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, यह लगभग चीन के बराबर है, जबकि चीन का ऋण चीन की जीडीपी का 83% है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 83%। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT से 2023 में खुद को अलग कर लिया। ऑप्शन ए रूस, बी इजराइल, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस ने 2023 में अपने आप को व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि से अलग कर लिया। यह संधि 1996 में परमाणु अप्रसार के संबंध में दुनिया के बड़े देशों के आपसी सहमति से बनी थी। इसका मकसद था कि परमाणु परीक्षण कहीं पे भी हो रहा है और उन पे लगाम लगाना और धीरे धीरे परमाणु जखीरों में कमी लाना। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ और इनके बीच में तनाव आपस में बढ़ता गया, रूस ने अपने आप को 2023 में CTBT से अलग कर लिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विषय में गलत कथन का परीक्षण करें। तो गलत कथन खोजना आपको। पहला है ए, 2011 में अमेरिका का वित्तीय योगदान उस समय बंद कर दिया था जब यूनेस्को के सदस्य देशों ने बहुमत से फलस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार किया था। बी, यूनेस्को ने अमेरिका की औपचारिक वापसी 1 जनवरी 2019 को हुई और उसके बाद इजराइल भी यूनेस्को से बाहर हो गया। सी, अमेरिका यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य है और अतीत में
अतीत में भी एक बार 1984 में यूनेस्को से बाहर निकल चुका था। यह देश फिर से 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और डी, यूनेस्को में एक सदस्य देश के रूप में अमेरिका की पूर्ण वापसी दिसंबर 2020 में ब्रिटेन द्वारा संभव हुई और उसके जरिए यूनेस्को को वित्तीय योगदान नहीं देने की शर्त रखी गई है। तो दोस्तों इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा समस्त कथन सही हैं। जैसे 2001 में अमेरिका का वित्तीय योगदान उस समय बंद हो गया था जब यूनेस्को के सदस्य देशों ने बहुमत से फ़लस्तीन को एक सदस्य के देश के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही यूनेस्को से अमेरिका की औपचारिक वापसी 1 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद इजराइल भी यूनेस्को से इसके साथ साथ बाहर हो गया था। अमेरिका यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य देश रहा है। अतीत में भी 1984 में यूनेस्को से अमेरिका बाहर निकल चुका है और फिर 2023 में दोबारा से यूनेस्को में शामिल हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें जो दिया है कि यूनेस्को में एक सदस्य देश के रूप में अमेरिका की पूर्ण वापसी दिसंबर 2022 में हुई। यहाँ 2020 गलत है, 2022 में हुई और कांग्रेस की सहमति की बदौलत यह हो रहा है। इसमें ब्रिटेन का कोई रोल कॉल नहीं है। और वित्तीय योगदान नहीं देने की शर्त ये गलत बात है। अमेरिका ने शामिल होने के साथ ये भी कहा है कि देश का जो वित्तीय योगदान जो बंद कर दिया गया था 2011 में, वो वापस से पुनः यूनेस्को के लिए चालू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रचलित डोंकी रूट का क्या अर्थ है? तो डोंकी रूट का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए, ये विदेश तक पहुंचने का अवैध बैकडोर मेथड है। बी, ये कच्छ के रन से पाकिस्तान होते हुए इराक जाने का रास्ता है। सी, ये पहाड़ी इलाकों में डोंकी की सवारी से संबंधित रास्ते का नाम है। और डी, ये डोंकी के व्यापार के लिए लगने वाले मेलों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विदेश तक पहुंचने का अवैध बैकडोर मेथड है। इसमें बिना किसी वीज़ा के या अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के दूसरे देश में प्रवेश कर लिया जाता है। जैसे कि कुछ पाकिस्तानी जो लोग आतंकी लोग हैं हमारे देश में अवैध तरीके से अंदर आ जाते हैं, बांग्लादेश के क्षेत्र से अवैध तरीके से अंदर आ जाते हैं, अमेरिका में मैक्सिको के लोग अवैध तरीके से चले जाते हैं। तो उन्हीं सब के लिए ये डोंकी रूट जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट भी गलत सलत तरीके से होता है। जैसे लोगों को कार की डिक्की में या माल ढोने वाले जहाज़ में छिपा दिया जाता है और उन्हें तभी बाहर आने मिलता है जब वे सही जगह तक पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत कनाडा संबंधों के आलोक में गलत कथन का परीक्षण करें। तो भारत कनाडा के संबंध में बताना है। कथन पहला है ए, भारत सरकार ने कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर लगातार चिंताएं प्रकट की हैं जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज खालिस्तान के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बी, हाल में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। बदले में भारत ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। सी, कनाडा में अध्ययनरत भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40% है। और डी, इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी CSA ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन यानी MOUs को हाल की घटनाओं के कारण निरस्त कर दिया। तो दोस्तों इसमें गलत जो कथन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी इसरो और CSA के मध्य जो भी MOUs हुआ था उसको किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है समस्त जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन के विषय में सत्य कथन का परीक्षण करें। कथन दिया है ए, सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी में फिजी सरकार के सहयोग से किया गया था। बी, सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक था और जिस पर पूर्ण सत्र में चर्चा की गई। सी, सम्मेलन के दौरान ICCR और फिजी सरकार द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए तथा फिजी में गिरमटिया की कहानी पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो आपको इसमें कौन सा कथन सत्य बताना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल ए, बी में केवल बी और सी में केवल ए, बी और सी और डी में केवल सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है ए, बी, सी, यानी तीनों कथन सही हैं। सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी में फिजी सरकार के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक था और जिस पर पूर्ण सत्र में चर्चा की गई और सम्मेलन के दौरान ICCR और फिजी सरकार द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2023 के लिए गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए दिया है, वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला भारत पहला देश बना था। बी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि महिला शांति सैनिकों की पलटन को 6 जनवरी 2023 को अबई में तैनात किया जाएगा। सी, भारत ने अब तक यूएन पीस कीपिंग अभियानों में करीब 25,000 सैनिकों का योगदान दिया है। और डी, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में विशेष पाठ्यक्रम के तहत आसियान देशों की महिलाएं शांति सैनिकों को शांति अभियान हेतु लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है भारत ने अब तक यूएन पीस कीपिंग अभियानों में करीबन 25,000 सैनिकों का योगदान दिया, तो ये गलत है। भारत ने अब तक यूएन पीस कीपिंग अभियानों में करीबन 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया था। और अबे की बात करें तो ये दक्षिण सूडान और सूडान के बीच का एक सीमा क्षेत्र है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, आदर्श आचार संहिता एमसीसी के विषय में गलत कथन का चयन करें। कथन दिया है ए, यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को विनिमय तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। बी, आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। सी, यह उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव होने की तारीख तक लागू होती है। डी, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग ईसी को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। तो इसमें आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी के विषय में गलत कथन बताना था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव होने की तारीख तक बनी रहती है। तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आएगा यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। यहाँ पे चुनाव होने की तारीख की जगह चुनाव परिणाम घोषित होने तक की तारीख तक लागू रहती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कथन दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिकता के विषय में सही कथन का चयन करें। कथन दिया है ए, उच्चतम न्यायालय ने एक ही चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। बी, संसद ने वर्ष 1996 में कानून में संशोधन कर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2 तक सीमित कर दी थी, जबकि पहले एक उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। सी, यह मुद्दा संसदीय संप्रभुता के दायरे में नहीं आता है। डी, भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें सही कथन का चयन करना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद ने वर्ष 1996 में कानून में संशोधन कर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2 तक सीमित कर दी थी, जबकि पहले एक उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। यही कथन बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा जो अन्य कथन है वो बिल्कुल गलत है। उच्चतम न्यायालय ने एक ही चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है। इसके अलावा यह मुद्दा संसदीय प्रभुता के दायरे में नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है। यह संसदीय प्रभुता के दायरे में आता है। संसद अगर इसमें चाहे तो रोक लगा सकती है, चाहे तो रोक नहीं लगाए, ये संसद के ऊपर निर्भर करता है। और भारतीय लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वह एक व्यक्ति एक वोट है। इसके अलावा जो अन्य लिखा है एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र, ये इसमें शामिल नहीं है। तो भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट। अगला प्रश्न देखते हैं, गाजा संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र का 13 नवंबर को आए प्रस्ताव के विषय में गलत कथन चुनें। तो ये यहाँ पे 13 नवंबर 2023 के विषय में बात की जा रही है। ऑप्शन ए है, प्रस्ताव के पक्ष में 13 देश थे, जिसमें 3 स्थायी सदस्य रूस, चीन और फ्रांस भी शामिल थे, परंतु यूके वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। बी, भारत ने 13 नवंबर को आए तत्काल मानवीय युद्ध विराम में इजराइल के खिलाफ वोट किया था। सी, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों इसमें सभी कथन बिल्कुल सही हैं। प्रस्ताव में 13 देश थे, 3 स्थायी सदस्य रूस, चीन और फ्रांस भी शामिल थे। यूके ने वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। भारत ने मानवीय युद्ध विराम में इजराइल के खिलाफ वोट किया था और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE तथा डाउन टू अर्थ DTE पत्रिका ने हाल में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जो के विषय में गलत कथन का परीक्षण करना है।
ए, देश में 30,000 से अधिक जल निकायों पर अतिक्रमण किया गया है और भारत प्रतिदिन 1,50,000 टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW उत्पन्न कर रहा है, जो पूर्ण रूप से उपचारित नहीं किया जाता है। बी, चरम मौसमी घटनाएं बढ़ी हैं। जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक घटनाओं ने 2,900 से अधिक लोगों की जान ले ली है। सी, भारत में वायु प्रदूषण के कारण शहरी जीवन की अवधि में 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है और ग्रामीण भारत में यह तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है। और डी है, सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में भारत की वर्ष 2022 की वैश्विक रैंकिंग 121वें स्थान के साथ 9 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें जो गलत कथन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। भारत में वायु प्रदूषण के कारण शहरी जीवन में नहीं बल्कि भारत की जो औसत अवधि है वह 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है और ग्रामीण भारत की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर ज़्यादा हो रहा है। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आएगा शहरी जीवन की अवधि की जगह पे संपूर्ण भारत की औसत अवधि जो है 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के समय में भारत रूस संबंधों के विषय में गलत कथन का परीक्षण करें। इसमें भारत रूस संबंध दिए हैं। ए, रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जो वर्ष 2021 में 25वें स्थान पर था। बी, भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रम में शामिल हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई Su-30 MKI कार्यक्रम। ऑप्शन सी, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठकों के लिए रूस का दौरा किया जहां दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा व दवाओं, फार्मास्यूटिकल पदार्थ व चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और डी, वर्तमान में भारत और रूस मूल विज्ञान, सामग्री विज्ञान, गणित तथा भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, नैनो टेक्नोलॉजी एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है रूस तथा भारत एक दूसरे के रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जो 2021 में 25वें स्थान पे था। ये गलत है। रूस के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में $13 बिलियन का और वर्ष 2020-21 में $8.14 बिलियन का रहा और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा जो वर्ष 2021 में 25वें स्थान पे था। अगला, और साथ ही अगर सबसे अधिक व्यापार मात्रा वाले देशों की बात करें तो अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया थे, जिसके बाद में रूस 7वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वैश्विक मंच पर 2023 में भारत की उपलब्धियों के विषय में गलत कथन का चयन करें। तो भारत की उपलब्धि आपको बताना है 2023 में क्या थी, उसमें गलत क्या है। ऑप्शन ए में दिया है चंद्रयान 3 की दक्षिण ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना। बी, भारत में दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट हुआ। भारत के नेटवर्क देश के 738 जिलों और लगभग 100 मिलियन यूजर्स को सेवा प्रदान की। सी, डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और भारत सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला देश बना। और डी, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर वाराणसी तथा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स बनाया गया। तो इसमें बताना है 2023 की उपलब्धि में कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। चंद्रयान 3 की दक्षिण ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की गई थी, वह पूरी दुनिया में सर्वप्रथम भारत के द्वारा की गई थी और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। इसके अतिरिक्त बाकी सारी ऑप्शन सही हैं। दोहरा लेते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट किया था, यानी सबसे पहले 5G को भारतीय अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचाया था और भारत के नेटवर्क देश के 738 जिलों और लगभग 100 मिलियन यूजर्स को सेवाएं प्रदान की थी। सी नंबर के ऑप्शन पर डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और भारत सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला देश बना, यानी भारत में 2023 में विश्व में सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान किया गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है सर्ववेद महामंदिर वाराणसी में बना तथा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स बनाया गया जो कि सूरत में है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विमान डील के विषय में सही कथन का परीक्षण करें। आपको कथन दिया है। ए है, एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदने के लिए पेरिस में आयोजित एयर शो में $70 अरब समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बी, एयर इंडिया का 470 विमानों का ऑर्डर नागर विमानन इतिहास में सबसे बड़ा है और इससे बड़ा कोई सौदा भारतीय विमानन में नहीं हुआ है।
ऑप्शन सी में है टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने माना कि इससे भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और डी, एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है, यह सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो दोस्तों आपको बताना है सही कथन इसमें क्या है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदने के लिए पेरिस में आयोजित एयर शो में 70 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल सत्य कथन है। इसके अलावा लिखा है कि एयर इंडिया का 470 विमानों का ऑर्डर नागर विमान इतिहास में सबसे बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिगो ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिगो ने 500 एयरबस और A320 नियो विमानों के लिए ऑर्डर लिया था, जो कि भारत में सबसे बड़ा हो गया है। और इसके अलावा टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि इस ऑर्डर से एयरलाइन के लिए दीर्घावधि वृद्धि एवं सफलता की राह मजबूत होगी। इसमें भारत को नुकसान उठाने वाली जैसे कोई बात नहीं है। और अगला है इसमें 27 जनवरी 2022 को एयरलाइन को आधिकारिक तौर पर टाटा समूह को सौंप दिया गया था। तब से ये सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नहीं रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए, और बाकी के जो गलत थे उसके सही क्या होंगे मैंने आपको इस विषय में बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से जल चक्र की स्थिति हेतु नई रिपोर्ट जारी की। सही कथन का परीक्षण करें। तो कथन दिया है ए, रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से जल चक्र की स्थिति वैश्विक स्तर पर बिगड़ गई है। इससे करोड़ों लोगों के लिए जल संकट पैदा हो गया है। बी, रिपोर्ट में पाया गया कि 2022 में पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्रों में उनकी स्रोत नदियों में पानी का स्तर असामान्य था। ऑप्शन सी है, WMO को 2027 तक सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने से जुड़े कामों का नेतृत्व सौंपा गया है। और डी, सभी विकल्प सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सत्य हैं। इसमें आपको बताना था मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से जल चक्र की स्थिति हेतु नई रिपोर्ट जारी की है, और इसमें जो कथन दिए गए हैं सारे के सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के विषय में गलत कथन का परीक्षण करें। ऑप्शन ए में दिया है, यह रिपोर्ट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP द्वारा तैयार की गई है। बी, टेररिज्म ट्रेकर 1 जनवरी 2007 से आतंकवादी हमलों की घटनाओं का रिकॉर्ड प्रदान कर रहा है। सी, इस्लामिक स्टेट IS और उसके सहयोगी लगातार 8वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे घातक आतंकवादी समूह है। और ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट के अनुसार भारत 13वें स्थान पर है। पाकिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। तो आपको बताना है इसमें गलत कथन क्या था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत कथन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। भारत 13वें स्थान पर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हमलों और मौतों की कमी के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं। ये रिपोर्ट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा तैयार की जाती है। टेररिज्म ट्रेकर 1 जनवरी 2007 से आतंकवादी हमलों और घटनाओं का रिकॉर्ड प्रदान करता है। और इस्लामिक स्टेट यानी IS और उसके सहयोगी लगातार 8वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में उभरे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपेक के विषय में सत्य कथन का परीक्षण करें। ऑप्शन ए दिया है, वर्ष 2016 में अमेरिकी सेल तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणाम स्वरूप तेल की गिरती कीमतों के जवाब में ओपेक ने 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अब ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। बी, ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रिया के वीना में ओपेक के सचिवालय में आयोजित की गई। सी, 1992 में इक्वाडोर ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन पुनः 2007 में यह ओपेक में शामिल हो गया, लेकिन पुनः 2020 में ओपेक की सदस्यता से हटने का फैसला भी ले लिया। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं, मतलब इसमें सारे के सारे जो कथन है वो सही हैं। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक के सदस्य देश विश्व के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 जारी किया गया है। इसके विषय में आपको बताना है। ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 जिसका शीर्षक नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस है, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले के अनुमान से अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। IMF ऑप्शन नंबर बी है, IMF का अनुमान है कि वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति 5.8% की दर से बढ़ेगी, जो 3 महीनों की अनुमानित 5.2% दर की वृद्धि से तीव्र या अधिक है। सी है, IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है तथा गरीबी को कम करने में सहायता करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी। और डी है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। IMF द्वारा जो घोषित की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023, उसके विषय में जो दिया गया था, ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। पॉज करके एक बार पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF 2024 की बैठकों के विषय में सही कथन का चयन करें। कथन दिया है, पहला, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF में मुख्य अर्थशास्त्री के एक सर्वेक्षण में बताया गया कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर मतभेद बढ़ने का भी खतरा है। बी, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारतीय महिला केंद्रित विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर उन्मुख हो चुका है। तीसरा, WEF प्रबंध निदेशक सादिया जाहिदी ने कहा, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट वर्तमान आर्थिक माहौल की अनिश्चित प्रकृति को रेखांकित करती है। और डी, गेट्स फाउंडेशन ने स्वास्थ्य नवाचारों के लिए 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड का वार्षिक बजट की घोषणा की है। नीचे दिए गए उत्तरों में सही का चयन करना है। ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है पहला और तीसरा, सी में है पहला और दूसरा, और डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हूती विद्रोही के विषय में विचार करें। पहला दिया है, हूती जायदी शिया संप्रदाय से जुड़ा एक आदिवासी कबीला है। साल 2014 में हूती राजनीतिक रूप से यमन में काफी मजबूत हुए थे। दूसरा, साल 1990 में यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह की तानाशाही को खत्म करने के लिए हूती संगठन बनाया गया था। तीसरा, हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। वह ईरान के हिजबुल्लाह और इजराइल के हमास को समर्थन प्रदान करते हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में केवल तीसरा, ऑप्शन सी में पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी में पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन जो है हूती विद्रोही के विषय में सही है। हूती जायदी शिया संप्रदाय से जुड़ा एक बड़ा आदिवासी कबीला है जो 2014 में हूती राजनीतिक रूप से यमन में काफ़ी मजबूत हो गए थे। और 1990 में यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह की तानाशाही को खत्म करने के लिए हूती संगठन बनाया गया था। वर्तमान में यह स्वयं ही तानाशाही करने लगा है। हूती विद्रोही अमेरिकी और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। वह ईरान के हिजबुल्लाह और इजराइल के हमास को समर्थन प्रदान करते हैं, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के विषय में गलत कथन का परीक्षण करें। पहला दिया है, ए, सऊदी अरब भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2030 की मेजबानी करेगा। बी, 1973 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वालास्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। सी में है, 2000 के बाद से सूखे की संख्या और अवधि में 29% तक की वृद्धि हुई है। तत्काल कार्रवाई के बिना सूखा 2050 तक दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी को प्रभावित कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन COP16 यानी COP16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें गलत कथन आपको बताना था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है, बाकी के 3 कथन इसमें बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा, सऊदी अरब 2024 की मेजबानी करेगा। यहाँ पे 2030 लिखा है, तो 2024 की मेजबानी करेगा। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये घोषित किया गया है, जो कि प्लास्टिक कचरे के निपटान के समाधान खोजने पर जोर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
वर्ल्ड अर्थ डे 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ए है हमारे ग्रह में निवेश करें, बी है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, सी क्लाइमेट एक्शन और डी संततियों को बचाएं। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। सबसे पहले 22 अप्रैल 1970 को अर्थ डे मनाया गया था। इसकी शुरुआत गैलार्ड नेल्सन नामक एक अमेरिकन सीनेटर ने की थी और 1969 में सांता बारबरा कैलिफोर्निया में तेल रिसाव की भारी बर्बादी को देखने के बाद जो गैराल्ड नेल्सन थे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और आहत हुए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करने लगे और उसके बाद में उन्होंने सर्वप्रथम वर्ल्ड अर्थ डे मनाने को प्रारंभ किया था, जो कि आज भी 22 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत में बहुआयामी गरीबी के आंकड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से मामूली बढ़कर 2022-23 में 30.10% हो गई है। बी, इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस स्थिति से बाहर निकले। सी, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए अल्किरे फोस्टर पद्धति का उपयोग किया गया। इसमें 12 संकेतक शामिल हैं, जबकि वैश्विक MPI में 10 संकेतक शामिल हैं। डी, राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़, बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा कि भारत बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से मामूली बढ़कर 22-23 में 30.10% हुई। ये गलत कथन है। इसमें आएगा 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई, यानी गरीबी घटी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूक्रेन, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल, हमास के बाद अब विश्व किन 2 तेल उत्पादक देशों के बीच युद्ध का खतरा महसूस कर रहा है? तो किस किस के बीच में युद्ध चल रहा है बताया गया है। यूक्रेन, रूस के अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, इसके अलावा इजराइल, हमास, इनके मध्य में युद्ध चल रहा है। और किन 2 तेल उत्पादक देशों के बीच में युद्ध का खतरा है बताना है। ऑप्शन ए में सऊदी अरब, ओपेक और इजराइल, ये भी ओपेक से संबंधित है। ईरान, कुवैत, सी है वेनेजुएला, गुयाना और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला, जो कि ओपेक से संबंधित है, और गुयाना। इन दोनों के बीच में एस्क्विबो नामक एक जगह है जहां पे तेल का अपार भंडार है। एस्क्विबो क्षेत्र पर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है और ये क्षेत्रीय विवाद जो 2023 में संकट में बदल गया, इस पे गुयाना का शुरुआत से ही नियंत्रण है, लेकिन वेनेजुएला इस पर अपना दावा करता है और वर्तमान में इसकी एक सीमा भी तय कर दी गई है। 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड द्वारा वह सीमा बनाई गई थी, लेकिन बार बार दोनों ही देश उस सीमा का उल्लंघन करते हैं और इसी वजह से वेनेजुएला और गुयाना के मध्य में तनाव बढ़ता हुआ महसूस किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। E20 फ्यूल के बारे में विचार करें। पहला, एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, प्रोडक्शन गन्ने शर्करा वाली अन्य फसलों के वजह से किया जा सकता है। इसके कारण खेती और पर्यावरण को भी काफ़ी फायदा होता है। तीसरा, साल 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सरकार द्वारा 2025 तक 20% कर दिया जाएगा। चौथा, अप्रैल 2023 से देश के कुछ पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है तथा ग्रीन ग्रोथ मिशन के अंतर्गत सरकार ने बजट में भी एथेनॉल के आयात शुल्क को कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। तो सही कूट का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में केवल पहला, तीसरा, चौथा, बी में पहला और दूसरा, सी में तीसरा और चौथा और डी में सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। एथेनॉल फ्यूल के विषय में ये चारों कथन आप एक बार पढ़ें, ये चारों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास की प्राप्ति में भारत के समक्ष विद्यमान अनेक बाधाएं हैं। कथन के आलोक में गलत कथन का परीक्षण करें। ए, आर्थिक विकास का असमान वितरण है। भारतीय आबादी में शीर्ष 10% के पास 77% से अधिक संपत्ति है। बी, उचित पोषण की कमी है और वर्ष 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की
70% से अधिक आबादी स्वस्थ आहार को पा सकने में अक्षम है, परंतु अन्य देशों की तुलना में भारत में भोजन लागत अपेक्षाकृत कम है। और सी है, प्रभावी शैक्षणिक अवसंरचना का अभाव है। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं, स्वच्छ जल और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन इसमें सत्य है। यानी मानव विकास की प्राप्ति में भारत के समक्ष विद्यमान अनेक बाधाएं हैं, इसके गलत कथन कुछ भी नहीं है। ये सभी के सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट WEF के अनुसार सही कथन का परीक्षण करें। ऑप्शन ए में है 2023 में लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में पिछली बार की तुलना में 8वें स्थान सुधार करके 127वें स्थान पर पहुंच गया है। बी में है नॉर्वे लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। सी में है देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में महिला पुरुषों में 25% का अंतराल बना हुआ है। डी में है सूचकांक में पाकिस्तान का 100वां, बांग्लादेश का 109वां और चीन का 107वां, नेपाल का 116वां और श्रीलंका का 115वां तथा भूटान का 103वां स्थान है। तो इसमें सही कथन कौन सा है बताना था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही कथन ए है। वर्ष 2023 में लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में पिछली बार की तुलना में 8 स्थान सुधार करके अब 146 की जगह 127वें स्थान पे पहुंच गया है। दूसरा कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। यानी इससे पहले भी आइलैंड ही नंबर 1 पे था। देश ने शिक्षा के सभी स्तरों में पंजीकरण में समानता हासिल कर ली है, इसलिए यह कथन भी गलत हो जाएगा कि पंजीकरण में महिला पुरुषों से 25% का अंतराल बना हुआ है। तो यह अंतराल समाप्त हो चुका है, समानता हासिल कर ली है। और सूचकांक में पाकिस्तान की अगर बात करें तो 142वां स्थान आता है। इसके अलावा बांग्लादेश 59वां स्थान, चीन का 107वां स्थान, श्रीलंका का 116वां स्थान, श्रीलंका का क्षमा चाहेंगे इसमें नेपाल का 116वां स्थान, श्रीलंका का 115वां स्थान और भूटान का 103वां स्थान है। तो इस प्रकार से विश्व लैंगिक रिपोर्ट के विषय में ये समस्त सही जानकारी थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ समसामयिक घटनाओं से संबंधित जानकारियों का पहला भाग था। इसका जो अंतिम भाग है और दूसरा भाग है अगली कक्षा में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।